ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, डेमोस्ट्रेशन। देखो ये एक मेरे पास form1.html फाइल है, ठीक है। form1.html फाइल मैंने आपको ये कल बताई थी अपने डिस्कशन में। इसमें form1.html में पूरा html का कोड है, शुरू में हेडर html एटसेट्रा, फिर बॉडी, और हम क्लाइंट को बता रहे हैं कि आप इस फॉर्म को सबमिट करो। अब यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म डिजाइन किया मैंने। फॉर्म देखो, डायरेक्टली टेस्टिंग करने के लिए केवल देखो एक फॉर्म इस तरह से यहाँ से कॉपी करते हैं और एक बना लिया। सपोज इस फाइल को मैं नाम दे रहा हूं माई फॉर्म। कौन सी फाइल है? HTML फाइल, ठीक है। ये मेरा HTML का फाइल हो गया। ठीक है, इसमें केवल मैं अभी केवल और केवल सबमिट बटन रख रहा हूं, ठीक है। एक्शन भी नहीं लिख रहा हूं। तो ये मेरा एक सिंपल सा HTML का फॉर्म हो गया जिसमें मैंने सबमिट बटन रखा है। अब मुझे क्या करना है कि जब ये मेरा HTML का फॉर्म सबमिट हो तो मेरी एक सर्वलेट रन होनी चाहिए। तो मैं एक नई सर्वलेट बनाता हूं। यहाँ पे मेरे पास सर्वलेट का कोडिंग है ना, उसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इस सर्वलेट का नाम रख रहा हूँ मैं हैंडल फॉर्म सर्वलेट, ठीक है। एक्सटेंस HTTP सर्वलेट डू गेट response.setContentType टेक्स्ट HTML, और यहाँ पे मैं केवल लिखूंगा फॉर्म हैंडल्ड। ओके, इस फाइल को मैं सेव करता हूं। कौन से नाम से सेव करूंगा? हैंडल फॉर्म सर्वलेट। ओके, जावा की फाइल है, मैंने यहाँ पे सेव कर दी। अब सेव करने के बाद मुझे इसको कंपाइल करना होगा। सबसे पहले जहाँ पे मैंने सेव किया है वहीं से मुझे इसको कंपाइल करना रहेगा। डॉट जावा लिखना भूल गया मैं। ओके, ये फाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो गई है, ठीक है। तो जहाँ पे ये कंपाइल हुई है यहाँ पे, वहां से कॉपी करके सर्वर पे रखना होगा मुझे। तो सर्वर पे कहाँ पे रखना है मुझे? टॉमकेट के अंदर वेब एप्स रूट वेब INF क्लासेस के अंदर पेस्ट। अब जैसे कि मैंने नई सर्वलेट बनाई है तो मुझे web.xml में जाके अपनी सर्वलेट के लिए एक URL देना रहेगा। तो ये जो पहली सर्वलेट का कोडिंग है वो मैं कॉपी करके वापस यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और फिर इसको मैं नाम दूंगा सर्वलेट 3। क्लास का नाम है हैंडल फॉर्म सर्वलेट। सर्वलेट का नाम मैंने दिया है सर्वलेट 3, और यहाँ पे मैं URL दूंगा हैंडल फॉर्म। ओके, ऐसा दे रहा हूं, केवल हैंडल फॉर्म। तो पहले हम टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये हैंडल फॉर्म लिखने से हमारी ये सर्वलेट रन हो रही है नहीं हो रही। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हैंडल फॉर्म। देखो हमारी सर्वलेट रन हो गई। टेस्टिंग किया हमने डायरेक्टली रन करके। अब हमें एक्चुअली इस सर्वलेट को रन कब करवाना है? जब हमारा HTML का फॉर्म सबमिट हो तब। तो ये जो मैंने यहाँ पे कस्टम URL दिया है उसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। फिर मेरा जो HTML का फॉर्म है ना, वहां पे जाके एक्शन इक्वल टू डबल कोट्स में लिख दूंगा हैंडल फॉर्म, ठीक है। अब ये मेरा जो HTML का फॉर्म है वो बन गया है। तो इसको अभी मेरे ये फॉर्म जो है माई फॉर्म, वो अभी मेरे ई ड्राइव में है, लोकल ड्राइव में। यहां से कॉपी करके मुझे इसको सर्वर पे रखना होगा रूट में। रूट में रख दिया माई फॉर्म। अब मैं रन करूंगा इस फॉर्म को लोकल होस्ट 8080/myform.html। देखो ये फॉर्म रन हो गया। अब
फॉर्म में मैंने क्या लिखा है कि ये फॉर्म जब सबमिट हो तो हैंडल फॉर्म यूआरएल आना चाहिए। देखो अभी क्या यूआरएल यहाँ पे है, myform.html। अब मैं सबमिट कर रहा हूं, देखो जैसे ही मैंने सबमिट किया तो यहाँ पे यूआरएल क्या आ गया, हैंडल फॉर्म। और हैंडल फॉर्म जो यूआरएल है वो किसका है, सर्वलेट 3, मतलब कि हैंडल फॉर्म सर्वलेट का। तो इस तरह से हम फॉर्म सबमिशन को हैंडल कर सकते हैं सर्वलेट के जरिए। तो हम एक चेंज अब यहाँ पे एडिशन करते हैं कि एक इनपुट एलिमेंट हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यहां से मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूं, नेम, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू fname, साइज इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये फॉर्म के अंदर मैंने एक इनपुट एलिमेंट ऐड कर दिया टेक्स्ट टाइप का, और उसका नाम क्या रखा है, fname। ठीक है, fname। अब मुझे क्या करना है, अपनी सर्वलेट में क्लाइंट जो नेम एंटर करेगा इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, उस नेम को मुझे रिट्रीव करना है। तो इस पैरामीटर के नेम के जरिए मैं कर सकता हूं। नाम क्या दिया है उसको, fname। तो सर्वलेट में क्या करूंगा, स्ट्रिंग एक वेरिएबल लेता हूं, nm इज इक्वल टू, जो नेम क्लाइंट एंटर कर रहा है वो मुझे मिलेगा, क्योंकि वो नाम आएगा रिक्वेस्ट के साथ। तो मुझे रिक्वेस्ट में से वो नाम निकालना है, रिक्वेस्ट डॉट, मैंने यहां पे जो नाम दिया है ना रिक्वेस्ट, उसी को यहां पे लिखना है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। पैरामीटर का नाम क्या दिया है, fname। ओके, तो यहां पे मैं लिखूंगा फॉर्म हैंडल्ड, और फिर एक न्यू लाइन h2 में वेलकम। फिर यहां पे मैं कॉन्केट करूंगा nm। nm में क्या होगा, जो नाम क्लाइंट ने एंटर किया है वो। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे इस सर्वलेट में थोड़ा चेंज किया है, तो मुझे उसको दोबारा कंपाइल करना रहेगा। सिंगल कोट में लिखा है, एक्चुअली ये पीएचपी की हैबिट निकालनी होगी, डबल कोट्स में लिखना होगा। ओके, ये कंपाइल हो गया। अब कंपाइल हुआ है तो आपको उसको कॉपी करके दोबारा यहां से कॉपी करके दोबारा आपको रखना होगा वेब आईएनएफ में क्लासेस के अंदर। ठीक है, और क्लासेस के अंदर रखने के बाद आपको ये जो फॉर्म है उसमें भी हमने चेंज किया है, तो फॉर्म को भी वापस आपको यहां से कॉपी करके कहाँ पे रखना है, रूट में रखना है, जहां पे उसको पहले रखा था वहां पे ओवरराइट करना है। अब आप वापस टेस्टिंग करो अपने फॉर्म का, form.html, टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है, उसमें नेम उसमें एंटर करो, फिर सबमिट करो, फॉर्म हैंडल्ड। फॉर्म हैंडल लिखा हुआ आ गया, लेकिन जो सेकंड लाइन हमने लिखी थी वेलकम, वो नहीं आया। वो क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो हमने तो उसको कंपाइल कर दिया, कंपाइल करने के बाद हमने जो फाइल जनरेट हुई उसको यहाँ पे पेस्ट भी कर दिया, लेकिन सर्वर क्या है कि वो अभी भी वो पुराना वर्जन यूज कर रहा है, जो पहले हमने उसको फाइल दी थी वो। तो ऐसे केस में कि जहां पे आपको अपने अपडेट किए गए कोड का आउटपुट न दिखाई दे, तो एक बार आप सर्वर को स्टॉप करके वापस स्टार्ट करो। और जब ऐसा करोगे आप, फिर दोबारा उसको रन करो। कई बार ऐसा करने के बावजूद भी आपको अपडेट देखने को न मिले, तो एक बार ब्राउजर को सिंपली क्लोज करके वापस रन करो, कि ब्राउजर भी अपने पास कैश में ये पेजेस को संभाल के रखता है। इसलिए देखो यहाँ पे जो डेटा फॉर्म में एंटर हुआ वो यहाँ पे सर्वलेट ने रीड किया। ठीक है,
किसी को कुछ डाउट पूछना है, किसी को कुछ? एनीबडी, एनी डाउट? नो सर। नो। देखो, ये तो हमने अभी जो फॉर्म बनाया उसमें केवल एक ही पैरामीटर था, एक ही इनपुट था, वो हमने रीड किया। मल्टीपल इनपुट्स भी रीड कर सकते हैं, और एक ही नाम वाले मल्टीपल, सिंगल पैरामीटर की जब मल्टीपल वैल्यूज हो तो उसको भी रीड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक ये फॉर्म 3, अब देखो ये जो फॉर्म 3 है .html फाइल, इसमें मैंने एक फॉर्म बनाया है। इस फॉर्म में आप देखो एक एक एलिमेंट रखा है मैंने, सिलेक्ट एलिमेंट, मतलब कि लिस्ट रखा है। उसको नाम क्या दिया है? द डे। फिर मल्टीपल है, मतलब कि ये ऐसा लिस्ट है जिसमें से क्लाइंट मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट, मल्टीपल आइटम सिलेक्ट कर सकता है। तो क्या होगा, जब क्लाइंट एक ही एलिमेंट की मल्टीपल वैल्यूज देगा तो वो हमारे पास, हम अगर अपनी सर्वलेट में ऐसा लिखते हैं गेट पैरामीटर, तो हमें सिंगल वैल्यू ही मिलेगी। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा भी हो सकता है इस केस में कि क्लाइंट मल्टीपल सिलेक्ट कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए, हम यहाँ पे अगर एक ही एलिमेंट कि जिसकी मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है, उसका नाम क्या है? द डे, और वैल्यूज उसकी मल्टीपल हो सकती है। अगर ऐसे एलिमेंट को रीड करना चाहते हैं हम, तो हमारे पास एक मेथड है गेट पैरामीटर वैल्यूज। अभी जो मेथड हमने डिस्कस की वो गेट पैरामीटर थी, कि जो एक सिंगल पैरामीटर की वैल्यू देता है, और यहाँ पे गेट पैरामीटर वैल्यूज। गेट पैरामीटर वैल्यूज मेथड को आप कब यूज करोगे, कि जब आप किसी पैरामीटर को रीड करना चाहते हो और उसकी मल्टीपल वैल्यूज है, तो वो पूरी वैल्यूज, सभी वैल्यूज, चाहे एक हो या एक से ज्यादा, वो सभी वैल्यूज एक एरे बनकर आपको मिलेगी। तो आपको यहाँ पे मेथड यूज करनी है गेट पैरामीटर वैल्यूज। देखो, ये जो फॉर्म 3 मैंने आपको बताया, उसमें मैंने यूआरएल क्या दिया है? रीड डेज। और मैंने एक सर्वलेट भी बना के रखी है, आप देख सकते हो, रीड फॉर्म डेटा 2। इसके अंदर प्रिंट राइटर, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, कंटेंट टाइप दिया है, फिर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर वैल्यूज द डे। पैरामीटर का नाम क्या है? द डे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर्म के अंदर जो सिलेक्ट एलिमेंट है मेरा, उसको मैंने नाम क्या दिया है? द डे। जिस तरह से द डे यहाँ पे लिखा है उसी तरह से मुझे यहाँ पे लिखना होगा। अब देखो, मेरे क्लाइंट ने जितने भी डेज सिलेक्ट किए वो सभी इस एरे में आ जाएंगे। उनकी वैल्यूज, वैल्यूज क्या है उनकी? 1 2 3 ऐसा। टेक्स्ट मंडे ट्यूसडे है, लेकिन वैल्यू क्या है उसकी? 1 2 3 4 5 6 7। हमें वो वैल्यूज मिलेगी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको डिस्प्ले करने के लिए एक फॉर लूप यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाई मैंने। लेंथ लेंथ तक, मतलब जितने एलिमेंट सिलेक्ट किए उतनी बार लूप चलनी चाहिए, और हर बार मैं प्रिंट कर रहा हूं उस वैल्यू को, वैल्यूज ऑफ आई। चलिए इसको भी हम टेस्ट करके देखते हैं। फॉर्म 3 कॉपी सर्वर में रखता हूं, पेस्ट करता हूं फॉर्म 3 को। और ये जो सर्वलेट है रीड फॉर्म डेटा 2, उसको मुझे कंपाइल करना होगा। रीड फॉर्म डेटा 2 डॉट जावा। ओके, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गई है। तो मुझे इसको कॉपी करके कहाँ पे रखना होगा? वेब आईएनएफ में, क्लासेस में। और अब वेब डॉट एक्सएमएल में मुझे चेंज भी करना होगा। ये जो नई सर्वलेट मैंने ऐड की उसके लिए मुझे 8 लाइन्स लिखनी होगी। इसको मैं नाम दूंगा सर्वलेट 4, और क्लास का नाम क्या है?
रीड फ्रॉम डेटा टू, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा जिससे मुझसे गलती ना हो। और जो URL हमने यहाँ पे मेंशन किया है वो क्या है, रीड डेज, तो वहीं से कॉपी करके web.xml में यहाँ पे रख देता हूँ, रीड डेज। ठीक है, अब इसको हम रन करेंगे फॉर्म 3.html को। ठीक है, अब क्लाइंट सिलेक्ट करता है मंडे वेडनेसडे और सबमिट करता है, यू सिलेक्टेड डेज। मंडे की वैल्यू क्या है, मंडे की वैल्यू 1 और वेडनेसडे की वैल्यू 3। ओके, तो यहाँ पे हमें वो वैल्यूज मिल गई, मल्टीपल वैल्यूज, जितनी भी क्लाइंट सिलेक्ट करता है वो। एनीबडी एनी डाउट? सर एक बार सर्वलेट की पेज ओपन कीजिए ना। वो एक है ना, आपने पैकेज इंपोर्ट किया वो एन्यूमरेशन करके, मैंने देखा था वो जरा। हाँ सर, वो किस लिए यूज होता है? वो इसमें जरूरत नहीं है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, एनीबडी एनी डाउट? नो सर। नो सर। अब लास्ट आपको और एक चीज बता दूं, देखो हमारा जो डिस्कशन चल रहा था यस्टरडे, रीडिंग फ्रॉम डेटा, क्योंकि हमने चैप्टर 2 जो स्टार्ट किया है वो क्या है, रिक्वेस्ट, है ना, हैंडलिंग रिक्वेस्ट। तो उसमें हमने ये शुरू किया रीडिंग फॉर्म डेटा, मतलब फॉर्म में जो डेटा एंटर होता है वो रीड करना। तो उसके लिए 3 हमारे पास अलग अलग मेथड्स है फ्रेंड्स। आपको बता दूं, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, एक्सप्लेन हाउ कैन वी हैंडल फॉर्म डेटा। ठीक है ना, एक मेथड ये है गेट पैरामीटर, दूसरी मेथड गेट पैरामीटर वैल्यूज। गेट पैरामीटर के द्वारा हम एक एलिमेंट की वैल्यू रीड कर सकते हैं। अब गेट पैरामीटर वैल्यूज के द्वारा हम किसी भी ऐसे पैरामीटर को रीड कर सकते हैं जिसकी मल्टीपल वैल्यूज हो। और तीसरी जो मेथड है वो है गेट पैरामीटर नेम्स। ठीक है, जो रुपेश अभी आपने मुझसे पूछा इनमरेशन, उसका उपयोग इसमें होगा। देखो ये मेथड जो है वो पैरामीटर की वैल्यू देती है जिसका नाम हम पास करेंगे, ये मेथड दूसरी पैरामीटर की मल्टीपल वैल्यूज देगी। अब सपोज कि आपने वो HTML का फॉर्म बनाया ही नहीं है, HTML का फॉर्म किसी और ने बनाया है और आप उसको रीड करना चाहते हो, उसके डेटा को रीड करना चाहते हो, तो पैरामीटर के नाम तो आपको पता नहीं होंगे, तो ये मेथड वहां पे आपको उपयोगी हो सकती है। ये मेथड आपको पैरामीटर जितने भी है उन सब पैरामीटर्स के नेम का एक कलेक्शन बना के देगी। और वो जो कलेक्शन होगा वो कौन से स्वरूप में होगा, इन्यूमरेशन के स्वरूप में। इन्यूमरेशन क्या है, इट इज ए क्लास, इट इज ए क्लास अवेलेबल इन जावा डॉट util पैकेज। इन्यूमरेशन इज ए कलेक्शन अवेलेबल इन जावा डॉट util पैकेज, और वो ऐसा कलेक्शन है वो जो किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकता है। और उसकी 2 मेथड्स है कि जो हम उपयोग कर सकते हैं एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, हैज नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एलिमेंट, हैज नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एलिमेंट। देखो, it is an interface available in Java, and from JDK 5 onwards it is generalized, it is generic. Okay, now you can see that this interface has 2 methods, has more elements and next element। तो अगर हमें पता नहीं है कि कितने एलिमेंट्स होंगे या फिर है इनमरेशन में, तो हम एक while लूप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं जिसमें हम कंडीशन क्या लिखेंगे, हैज मोर एलिमेंट्स, अपने इनमरेशन का ऑब्जेक्ट डॉट हैज मोर एलिमेंट्स, और लूप के अंदर हर बार नेक्स्ट एलिमेंट को रिट्रीव करने के लिए क्या लिखेंगे, ये मेथड नेक्स्ट एलिमेंट।
it will return the next element, and has more elements will return a boolean value indicating whether next element is available or not. ठीक है, ये दो मेथड है उसकी. तो देखो अपने पास ये अभी फॉर्म 2 करके एक HTML का फॉर्म है, HTML का फॉर्म 2. इसमें देखो मैंने जो फॉर्म बनाया है ना, उसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पोस्टिंग एंड सबमिट, इस तरह से 4 या 5 चीजें रखी है. पहला इनपुट है वो टेक्स्ट टाइप का है जिसका नाम है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम. दूसरा जो है वो टेक्स्ट टाइप का है जिसका नाम है लास्ट अंडरस्कोर नेम. तीसरा जो है वो ईमेल टाइप का है जिसका नाम है ईमेल. और जो चौथा है वो टेक्स्ट एरिया टाइप का है जिसका नाम है पोस्टिंग. और फाइनली अ सबमिट बटन. 4 चीजें हैं. ओके, और इनको मुझे क्या करना है कि जब ये फॉर्म सबमिट करे तो एक सर्वलेट रन करवानी है जिसमें मैं इस सभी डेटा को रीड करूं. तो मैं यहाँ पे एक सर्वलेट आपको बताता हूं, मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है. रीडिंग ऑल डेटा विद इन सर्वलेट. रीड फॉर्म डेटा 1 एक्सटेंस HTTP सर्वलेट. प्रिंट राइटर डू गेट के अंदर लिख रहा हूं प्रिंट राइटर आउट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट HTML. अब यहाँ पे देखो मैंने एक इनमरेशन बनाया, नाम क्या दिया उसको, पैराज. कर क्या रहा हूं मैं उसमें, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नेम्स. मतलब ये सर्वलेट जब रन होती है, मतलब इस सर्वलेट के लिए जब रिक्वेस्ट आती है तो उस रिक्वेस्ट में जितने भी पैरामीटर्स है उनका एक कलेक्शन बन के मुझे इनमरेशन के स्वरूप में मिल जाना चाहिए. इसलिए मैंने ये मेथड कॉल की गेट पैरामीटर नेम्स. तो जितने भी पैरामीटर्स है मुझे नहीं पता कितने हैं, क्या उसके नाम है मुझे नहीं पता, लेकिन आई हुई रिक्वेस्ट में जितने भी पैरामीटर्स है उन सभी पैरामीटर्स के नाम का एक लिस्ट बन के मुझे मिलेगा इस इनमरेशन में, जिसका नाम मैंने क्या रखा है, पैराज. और फिर यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया पैरामीटर. फिर मैं वाइल लूप चला रहा हूं, वाइल पैराज डॉट हैज मोर एलिमेंट. देखो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था हैज मोर एलिमेंट. ठीक है, हैज मोर एलिमेंट्स, पैराज डॉट हैज मोर एलिमेंट्स. तो ये लूप कब तक चलेगी, आई हुई रिक्वेस्ट में जितने पैरामीटर्स है उतनी बार ये लूप चलेगी. जितनी बार लूप चलेगी मैं क्या कर रहा हूं, पैराज डॉट नेक्स्ट एलिमेंट. ये जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो क्या करेगा, नेक्स्ट अवेलेबल एलिमेंट मुझे देगा. तो हर बार एक एक पैरामीटर मुझे मिलता जाएगा, एक एक पैरामीटर. अब वो जो पैरामीटर मिलेगा मुझे वो ई टाइप का है, मतलब जेनरिक टाइप का है. तो मुझे उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैं उसे एज ए स्ट्रिंग रीड करना चाहता हूं. तो मैंने कास्टिंग किया स्ट्रिंग में पैराज डॉट नेक्स्ट एलिमेंट. तो पहला पैरामीटर जो है, सपोज कि हमारा जो फॉर्म है उसमें पहला पैरामीटर कौन सा है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम. तो ये फर्स्ट अंडरस्कोर नेम किस में आएगा, पैरामीटर में. पहली बार जब लूप चलेगी तब पैरामीटर वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम. तो अब मुझे तो एक्चुअली पता नहीं था पैरामीटर का नाम क्या है, लेकिन अब कोड में मेरे पास उस पैरामीटर का नाम आ गया इस वेरिएबल के अंदर. अब मुझे उस पैरामीटर की वैल्यू रीड करनी है जिसका नाम क्या है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम. मुझे नहीं पता उसका नाम फर्स्ट अंडरस्कोर नेम है, लेकिन इस पैरामीटर के अंदर उसका नाम आ गया है. तो मुझे उसकी वैल्यू रीड करने के लिए क्या लिखना होगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर. या तो आपको इतना कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसको यहां से निकाल दो और फिर यहां पे आप जैसे ये ऊपर पैरामीटर डिक्लेयर किया है एक वैल्यू वेरिएबल ले लो और फिर वैल्यू इक्वल टू कंट्रोल V. तो जो भी नेक्स्ट पैरामीटर है वो मुझे किस में मिलेगा, पैरामीटर वेरिएबल में, उसका नाम. जैसे कि यहाँ पे उसका नाम क्या आ गया, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम. और फिर मैं मेथड कॉल करता हूँ रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और उसमें आर्ग्यूमेंट क्या पास कर दी मैंने, पैरामीटर. तो ये पैरामीटर की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पास होगी, मतलब कि फर्स्ट अंडरस्कोर नेम. तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा, एक्चुअली जब पहली बार लूप चलेगी तो इसका मतलब ऐसा होगा, वैल्यू इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर
और डबल कोट्स में फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। तो फर्स्ट नेम नाम का जो एलिमेंट है हमारा, उसमें जो वैल्यू है वो किस में आ जाएगी, वैल्यू में, और उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। पहले हमने प्रिंट करवाया पैरामीटर, फिर बाजू में कॉलन किया और फिर उसकी वैल्यू। एक बार ये लूप खत्म हो गई तो वो वापस चेक करेगी हैज मोर एलिमेंट्स। हमारे फॉर्म में तो 4 एलिमेंट्स है, तो दूसरी बार लूप चलेगी, तो दूसरी बार जो दूसरा एलिमेंट है वो हमें मिलेगा। दूसरा एलिमेंट कौन सा है, लास्ट अंडरस्कोर नेम। तो ये लास्ट अंडरस्कोर नेम जो है वो किस में आएगा, पैरामीटर में आएगा, और उसकी वैल्यू किस में आएगी, वैल्यू में। इस तरह से इंटरनली हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे रिट्रीव, बारी बारी सभी पैरामीटर्स को रिट्रीव कर सकते हैं। ये लूप आपको इस उपयोगी हो सकती है जब आपको पैरामीटर कितने हैं वो नहीं पता, नाम क्या है वो भी नहीं पता, लेकिन आप सबको एक्सेस करना चाहते हो या फिर कुछ टेस्टिंग करके एक्सेस करना चाहते हो, तो ये कोडिंग आपको उपयोगी हो सकता है। चलिए इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं। इस सर्वलेट को कंपाइल करेंगे। रीड फॉर्म डेटा 1 इसका नाम है। कंपाइल करता हूं, रीड फॉर्म डेटा 1.java। कंपाइल हो गई। कंपाइल होने के बाद इसको मैं क्लासेस में पेस्ट करता हूं, और फिर ये फॉर्म 3 फॉर्म 2 भी मुझे रखना पड़ेगा। कॉपी करके सर्वर में फॉर्म 2 कॉपी, रूट में पेस्ट करूंगा फॉर्म 2 को, और जो URL है वो मैंने क्या दिया है यहाँ पे, केवल /read। तो मुझे web.xml में जाके ये जो नई सर्वलेट हमने अभी बनाई है उसके लिए वही लाइंस लिखनी पड़ेगी। सर्वलेट 5, क्लास का नाम क्या है, रीड फ्रॉम डेटा 1। ठीक है, सर्वलेट 5, और URL जैसा कि मैंने पहले से तय कर लिया है /read, तो यहाँ पे मैं वही लिखूंगा /read। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम अपनी सर्वलेट को पहले फॉर्म को रन करेंगे। फॉर्म 2.html। ठीक है, फर्स्ट नेम चिराग, लास्ट नेम राज, ईमेल एड्रेस और सेंड माय पोस्टिंग। देखो जैसे ही हमने सबमिट किया, हमें पता नहीं था सर्वलेट में कि कौन कौन से पैरामीटर रिक्वेस्ट में आए हैं, उनके नाम क्या है, लेकिन यहाँ पे देखो सब कुछ आ गया। पैरामीटर का नाम फर्स्ट नेम, उसकी वैल्यू चिराग। पैरामीटर का नाम लास्ट नेम, उसकी वैल्यू राज। पैरामीटर का नाम ईमेल, उसकी वैल्यू ये। पैरामीटर का नाम पोस्टिंग, उसकी वैल्यू ये। और पैरामीटर का नाम सबमिट, उसकी वैल्यू सेंड माई पोस्टिंग। इस तरह से हम आए हुई रिक्वेस्ट में जितने भी पैरामीटर्स है उन सभी को रीड कर सकते हैं। लेकिन ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है हाउ टू हैंडल फॉर्म रिक्वेस्ट। 7 मार्क में पूछे, अगर आपसे पूछा गया है तो आपको ये तीनों चीज समझानी है। गेट पैरामीटर वैल्यूज वो आपको एरे देता है, और गेट पैरामीटर नेम्स वो आपको इनमरेशन देता है। इनमरेशन ऐसा देता है कि जिसका हर एलिमेंट पैरामीटर का नाम है, नाम, वैल्यू नहीं है। वैल्यू आपको रिट्रीव करनी पड़ेगी गेट पैरामीटर मेथड के द्वारा। तो ये तीनों ही मेथड उपयोगी है फॉर्म के डेटा को रीड करने के लिए। एनीबडी डाउट? नो सर। फाइनली आपको थोड़ा यहाँ पे ये एक प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी। हर बार चेंजेस करने के बाद कॉपी पेस्ट, या फिर आपने जैसा PHP में यूज करते थे हम फाइल जिला, तो वो फाइल जिला भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। केवल आपको करना क्या रहेगा, आपके पास जो XAMPP सर्वर है, ओके, उसमें जाके आप पहले एक यूजर बना लो। वहां पे XAMPP में आप फाइल जिला को स्टार्ट करके एडमिन में जाके
यूजर, और फिर एक ऐड कर दो यूजर, और फिर यूजर ऐड करने के बाद शेयर्ड फोल्डर्स, उस यूजर को सिलेक्ट करके शेयर्ड फोल्डर्स में जाके फोल्डर ऐड कर दो। कौन सा फोल्डर ऐड करोगे? आपने जहाँ पे ये अपना टॉमकेट, अपाचे टॉमकेट इंस्टॉल किया है, प्रोग्राम फाइल्स, अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन टॉमकेट 5. whatever 8.5 वेब एप्स, या तो आप ये पूरा 8.5 ही वहां पे मैप करवा दो, या ये वेब एप्स मैप करवा दो, क्योंकि ज्यादातर केस में आप इस वेब एप्स के अंदर ही सब कुछ करना चाहोगे। ओके, और फिर यहाँ पे पूरे राइट्स दे दो, रीड राइट डिलीट अपेंड क्रिएट डिलीट लिस्ट, सब कुछ फाइल के लिए भी और फोल्डर के लिए भी। ओके, और फिर आप जाके अपने फाइल जिला में लोकल होस्ट और जो यूजर है आपका उसको कनेक्ट करो। ठीक है, ये आपको यहाँ पे मैपिंग मिल गया आपके वेब एप्स का। बस वहां पे जाके आप फिर डायरेक्टली यहाँ से, जहाँ पे आपका लोकल ड्राइव में आप डेवलपमेंट कर रहे हो, डेवलपमेंट फोल्डर जहाँ पे है आपका, उसको ओपन करवा के इजीली कॉपी पेस्ट यहाँ से कर सकते हो। ठीक है ना? डायरेक्टली फिर आपके पास यहाँ पे क्लास फाइल आ गई, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो फाइल जिला का यूज आप यहाँ पे भी कर सकते हो, तो हर बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, इजीली आप इस फाइल जिला सर्वर के जरिए, फाइल जिला टूल के जरिए कर पाओगे। ठीक है ना? सो फ्रेंड्स, हियर आई विल कंक्लूड माय सेशन।